तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। सेमेस्टर 3 में दो पेपर होता है, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। तो मेजर पेपर 5 हम लोग बात करने वाले हैं। मेजर पेपर 4 जो फाइनेंशियल क्या था आपका, ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है मेजर 4। ठीक, फाइनेंशियल वाला याद नहीं आ रहा पूरा टॉपिक का नाम। हाँ, पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस हो चुका है मेजर पेपर 4 का। और ये जो मेजर पेपर 5 है, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह 3 विश्वविद्यालय के काम में देगा। RU रांची यूनिवर्सिटी, NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, और किसका, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। तो ये 3 यूनिवर्सिटी के काम में आएगा ये टॉपिक। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, टॉपिक है ये। और इसमें यूनिट 1 है हमारा स्कोप एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा है फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिया। देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ठीक, देशों के बीच आर्थिक संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जिसमें हम लोग विभिन्न देशों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलती किया है, क्या कि क्वेश्चन का मैंने हिंदी नहीं दिया, क्वेश्चन केवल केवल इंग्लिश में है। बट डोंट वरी, ये केवल शॉर्ट आंसर टाइप में है, लॉन्ग आंसर टाइप में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या है, तो ये जो है क्या है, देखिए, ये सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है यानी कि लाभ का सिद्धांत। ठीक, तो ये दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। और कोई देश वस्तु वही वस्तु बनाए जिसे वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत बना सके। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल समझिए। क्या बोल रहा है कि कोई देश वही वस्तु बनाए जिसे वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पे बना सके। जैसे मान लीजिए भारत का जो मोबाइल है लावा का, ये 8 GB रैम का मोबाइल आपको मिलेगा, या 4 GB रैम का अगर आप मोबाइल लेते हैं तो इसका पड़ जाता है आपका 10,000। ठीक है, भारत का कॉस्ट है ये 10,000। जबकि अगर आप चाइना का मोबाइल लेते हैं जैसे कि MI, तो वो 4 GB रैम का मिल जाएगा आपको 8,000 में। यानी कि चाइना ये सस्ते पे बना रहा है, तभी सस्ते पे बेच रहा है। तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्या, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अगला जाता है हु गेव द कॉम्पेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो कॉम्पेरेटिव मतलब तुलनात्मक। ठीक है, तो तुलनात्मक लागत लाभ का जो सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया, यह दिया गया है डेविड रिकार्डो द्वारा। तो ये सब आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब बस आपको खेलने के लिए हमने दिए हैं। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारा PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति और महत्व स्पष्ट करें। व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, जो लोग ऐप का परचेज नहीं किए हैं वो लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग ऐप को परचेज कर लिए हैं उनको तो फिर सब फ्री में मिल जाएगा ऐप में, 60 रुपये में। 60 रुपये में 4 साल तक सभी पेपर के नोट्स, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, इवन 7 और 8 का भी मिल जाएगा, हर एक पेपर का नोट्स। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र क्या है, वह शाखा है, अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। ठीक है, जो विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा और पूंजी के आदान प्रदान का अध्ययन करती है।
ठीक है, 3 चीज़ों का अध्ययन करती है, किसका? वस्तुओं का, गुड्स का, सेवाओं का यानी कि सर्विस का, और पूंजी कैपिटल के आदान और प्रदान का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक और नीतिगत होती है। ठीक है, एनालिटिकल होती है और एक प्लान्ड वे में ये काम करता है, क्योंकि यह व्यापारिक निर्णय के पीछे आर्थिक तर्क देता है, रीजन देता है, लॉजिक देता है, और उसके प्रभाव का भी अध्ययन करती है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमी पे, उस देश की इकोनॉमी पे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य संसाधन के कुशल उपयोग और उत्पादन में वृद्धि और वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये एम करता है कि जो भी हम चीज़ प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, पब्लिक को, वो कितना सेटिस्फाइड करेगा कस्टमर को, कितना फ़ायदा होगा हमारे देश के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बुरा या खराब, ये भी आपको देखना है। इवन कुछ कुछ चीज़ों में तो पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। यह देशों के बीच कीमत, मजदूरी, विनिमय दर और व्यापार नीति के संबंधों का भी अध्ययन करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सोचिए ना कि आप भी भारत के आदमी हैं, हम भी भारत के आदमी हैं, आपको कोई सामान अमेरिका में बेचना है, ठीक, तो या खरीदना है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों को तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर विशेषज्ञता और विनिमय के माध्यम से समृद्ध बनाता है। विकासशील देशों के लिए यह विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक है। संपूर्ण लागत लाभ का सिद्धांत, ये क्या है संपूर्ण लागत लाभ का सिद्धांत? एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट लागत लाभ का सिद्धांत क्या है? तो संपूर्ण लागत लाभ का सिद्धांत बोलता है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, कि कोई देश किसी वस्तु को दूसरे देश के तुलना में कितना कम लागत पे बनाएगा, ठीक, तो उसे उस वस्तु के उत्पादन में पूर्ण लाभ होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि चाइना में कोई सामान 8,000 में खरीदता है, मतलब वहाँ पे तो खरीदा होगा 3-4 हज़ार में बना होगा, ठीक, भारत आके ये बेच रहा है 8,000 में, क्योंकि लाने में तो खर्चा हो गया, फिर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और भारत में वही चीज़ सेम सामान आपको मिल रहा है कितना में, 10,000 में। तो सिंपल सा है कि जो सामान 10,000 में मिल रहा है और जो 8,000 में, तो वही कंडीशन है, तो 8,000 को वाला खरीदेगा आदमी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो प्रत्येक देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें वह पूर्ण लागत लाभ हो। इससे क्या होगा? इससे संसाधनों का कुशल उपयोग होगा, उत्पादन की वैश्विक मात्रा में वृद्धि होगी। उदाहरण, यदि भारत, देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, यदि भारत कपास सस्ता लागत पर बनाता है, ठीक, और इंग्लैंड मशीनें सस्ती लागत पर बनाता है, तो भारत को कपास और इंग्लैंड को मशीन बनानी चाहिए। तो बोल रहा है कि भारत कपास बनाइए और इंग्लैंड मशीन बनाएगा। चलिए, इससे दोनों देशों के लाभ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। ओके, बाकी आप लोग और डिटेल में लिख लीजिएगा। अगला है क्या कि रिकार्डियन तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। कॉम्पेरेटिव प्रॉफिट के बारे में डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपना एक थ्योरी दिया। इस थ्योरी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक। जैसे इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि भले ही किसी देश को किसी वस्तु में पूर्ण लाभ न हो, ठीक है, मान लीजिए हम मोबाइल बनाते हैं, हमको पूरा लाभ नहीं होता है, फिर भी व्यापार संभव है। कैसे? देश को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसकी अवसर लागत सबसे कम है, ठीक है, यानी कि उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसका अवसर लागत जो है सबसे कम पड़ता है। तुलनात्मक लाभ से दोनों देशों को व्यापार में लाभ मिलता है। मतलब कि आप उसी सामान का व्यापार कीजिए जिससे आपको बेनिफिट होता है, जिससे नुकसान जाएगा उसको क्यों करिएगा। जैसे भारतीय चाय 10 घंटे में, ठीक है, भारत चाय को 10 घंटे में और कपड़ा 20 घंटे में बनाता है। भारत जो है चाय को 10 घंटे में और कपड़े को 20 घंटे में बनाता है, जबकि इंग्लैंड चाय को 30 घंटे में और कपड़ा को 40 घंटे में बनाता है। तो भारत चाय में तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल है। तो हम लोग को छोटा छोटा काम बनाने आता है, इसलिए भारत चाय बनाए
और इंग्लैंड कपड़ा बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया ना, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम लोगों ने स्किप कर दिया। संपूर्ण लागत लाभ का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ये सब 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। हेक्सर ओलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द क्या है, हेक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आता है आपका कारक मूल्य समानीकरण प्रमेय क्या है। व्हाट इज द फैक्टर प्राइस इक्विलिब्रियम थ्योरम। ओके। नेक्स्ट यूनिट 2, इसमें है मुक्त व्यापार क्या है, इसके लाभ स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज फ्री ट्रेड, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। तो फ्री ट्रेड के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर आ जाता है संरक्षणवाद क्या है, इसकी आवश्यकता हो, क्यों होती है संरक्षणवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टैरिफ। टैरिफ जो एक प्रकार का टैक्स है, टैरिफ क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो सरकारी राजस्व के लिए यह टैक्स लिया जाता है, घरेलू उद्योग की रक्षा हेतु और सस्ते विदेशी माल से रक्षा हेतु। कोटा क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है कोटा का, ये इसमें पूछा गया है। आर्थिक सहयोग क्या है, इसके रूप बताइए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आर्थिक सहयोग हो गया, जिसमें आपको फ्री ट्रेड एरिया, FTA, कस्टम यूनियन, ओके, इन सब के बारे में पढ़ना है। प्रत्येक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आता है यूनिट 3, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। विनिमय दर क्या है, इसमें पढ़िएगा, जिसमें आपको मिंट पैरिटी सिद्धांत के बारे में समझाया गया है। देखिए जो लोग पास नहीं करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन सब मैं दिखा रहा हूँ, और जो लोग पास खरीद चुके हैं उन लोग अपना आराम से पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। क्रय शक्ति का समता सिद्धांत क्या बोलता है, इसके बारे में है क्वेश्चन। मुद्रा अवमूल्यन क्या है, इसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगेगा, लेकिन आपको नॉलेज दे देगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। भुगतान संतुलन क्या है, इसके घटक बताइए। 15वां क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है। तो देखिए भारत इन सबसे लोन लेते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, इसके बारे में जानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो अब ये थोड़ा सा आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिटेल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हेक्सर ओलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, ये बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अभी मैं थोड़ा सा आज काम करके थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, देख सकते हैं, और इसलिए क्लास आपका डिटेल में नहीं ले पाऊँगा, नहीं तो सोचा था कि इंटरनेशनल ट्रेड का मैं डिटेल में क्लास लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में मुझे समझाना होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट समझाना होता है, ठीक है। तो नहीं तो मैं डिटेल क्लास लेने का सोचा था, थोड़ा सा फीवर जैसा फीलिंग हो रहा है, संभवतः मॉर्निंग तक ठीक हो जाएंगे। तो बाकी सब जो आपके पेपर हैं सेमेस्टर 3 का, सेक पेपर, सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 75 मार्क्स का, और इसका क्लास मैं शाम को लेता हूँ, ठीक है, कभी कभी छोड़ के, तो उसको कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि वो पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा और केवल वही एक पेपर है जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। चलिए, मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद की व्याख्या करें तथा उसके लाभ और हानि के बारे में बताइए। फ्री ट्रेड क्या होता है ये जानिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें विदेशी कंपनियों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है, कैसे भारत में कोई विदेशी कंपनी आके बसती हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन, ठीक है, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके घटक, घाटा सुधारने के उपाय स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें आप जानिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है हमारा यहाँ पे, भारत के आर्थिक विकास में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक और WTO की भूमिका के बारे में बताना है।
कि भारत के आर्थिक विकास में ये तीनों किस तरह से हेल्प करते हैं। देखिए, भारत आपको मालूम है एक कैसा देश है, विकासशील देश है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरह से। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारत आईएमएफ का संस्थापक देश है। जब इसकी स्थापना की जा रही थी उस टाइम से भारत इसका मेंबर है। आईएमएफ ने भारत को विदेशी मुद्रा संकट 1991 के समय महत्वपूर्ण ऋण सहायता दी थी। जब 1991 के समय भारत में क्या होता कि नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी थी, ठीक है, और उसी समय भारत में विदेशी कंपनीज को एंट्री मिलना शुरू हुआ, ठीक है। इसने भारत में आर्थिक उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश में जाकर सामान बेच सकता है, खरीद सकता है, ये 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय ये अपनाया गया था, ठीक है। तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया था 1991 में, नई आर्थिक नीति, ठीक है। और आईएमएफ तकनीकी सहायता, नीतिगत सलाह और आर्थिक स्थिरता के लिए सहयोग करता है भारत को। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, भारत में बुनियादी ढांचे, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि, ठीक है, परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, ये सब क्या देता है, हेल्प करता है। समय पड़ने पर ऋण भी देता है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है, ठीक, NRHM, इन सब में सहयोग देता है। भारत विश्व बैंक की सहायता पाने वाले शीर्ष देशों में से एक है। WTO क्या है? WTO एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलते हैं। इसके जितने भी देश हैं वो मान लीजिए इसके 190 देश सदस्य हैं WTO के। तो 190 देश आपस में किसी भी देश में जाकर अपना सामान बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। भारत WTO का सदस्य 1995 में बना है। 1995 में स्थापित WTO ने भारत को वैश्विक व्यापार प्रणाली में समाहित किया, मतलब अपना हस्ताक्षर किया था 1995 में, सदस्य बना। यह भारत को निर्यात अवसर, विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करता है। भारत WTO के तहत कृषि, सेवा क्षेत्र, ठीक, और औद्योगिक वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहा है। यद्यपि WTO कुछ प्रावधान है, जैसे कि पेटेंट अधिकार, ठीक है, मान लीजिए कोई सामान आपने बनाया पहली बार तो उसको पेटेंट मिलता है ताकि दूसरा कोई आपके सामान को कॉपी ना कर ले, बनाने के मेथड को, ठीक है। तो भारत के हित में नहीं है, फिर भी इसे वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ी। और ये तीनों का जो मुख्यालय है, IMF, इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में, आई थिंक। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में है या जनेवा में है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टैरिफ शुल्क क्या है, इसके प्रकार और आर्थिक प्रभाव के विस्तार के बारे में बताइए, ठीक। तो जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके अपना सामान बेचती है तो भारत उससे एक टैक्स वसूलता है जिसको टैरिफ शुल्क कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ओके। नेक्स्ट, अगला जाता है कोटा क्या है, इसके प्रकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके क्या प्रभाव हैं ये बताइए, ठीक है। तो कोटा के बारे में ये क्वेश्चन है। अरे यार पानी देगा, बारिश का मौसम कर रहा है। अच्छा, आप लोग इस बार ना एग्ज़ाम देने जाइएगा भीग भीग के, क्योंकि बरसात आ गया है, ठीक है, तो मज़ा आएगा भीग भीग के। छाता वगैरह ले जाइएगा, चाहे रेनकोट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विदेशी विनिमय दर की अवधारणा और क्रय शक्ति समता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ओके। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में, इसके कारण, प्रभाव और सीमाएं बताइए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे विकासशील देश में विदेशी पूंजी की आवश्यकता और महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत एक विकासशील देश, आप सबको मालूम है, और यहाँ पे विदेशी पूंजी की क्या आवश्यकता है, महत्व क्या है, ये आपको बताना है, ओके। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको सारा PDF चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है।
वहाँ से आप SKME का कोर्स खरीदिए, चाहे RU और NPU का कोर्स खरीदिए। RU और NPU का दोनों का कोर्स सेम है, ठीक है। 60 रुपया में सारा कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, जोहार।